अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एमडी कैट पास पेपर डिस्कशन सीरीज़ के अंदर यूएचएस पास पेपर 2012 के रिमेनिंग एमसीक्यूज़ को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 195, द इनहिबिटर्स दैट बाइंड टाइटली एंड परमानेंटली टू एंजाइम एंड डिस्ट्रॉय देयर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एंड कैटालिटिक एक्टिविटी आर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वर्ड यूज़ किया गया है परमानेंटली एंड टाइटली बाइंड टू द एंजाइम। तो ऐसे इनहिबिटर्स जो कि परमानेंटली एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएं और डिटैच ना हो बाद में, उनको हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। जबकि ऐसे इनहिबिटर्स जो कि टेम्परेरी तौर पर बाइंड हो एंजाइम के साथ और बाद में डिटैच भी हो जाएं, उनको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। तो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है परमानेंटली का, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन जो सेलेक्ट करेंगे वो होगा इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सम टाइम कैटालिटिक एक्टिविटी की वजह से जो ऑप्शन कंफ्यूज करते हैं वो होता है नॉन कम्पिटिटिव या कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का। तो कम्पिटिटिव को सम टाइम स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेती हैं कैटालिटिक एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि कैटालिटिक साइट के साथ ये कम्पीट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टेटमेंट में कहीं भी कंपटीशन का वर्ड नहीं लिया गया आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों के पास वर्ड हो कि कम्पीट करना किसके साथ, कैटालिटिक एक्टिविटी के साथ या एक्टिव साइट के साथ, तो फिर जो एक्यूरेट ऑप्शन बनेगा वो होगा कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का। लेकिन यहाँ पे है टाइटली एंड परमानेंटली बाइंड टू द एंजाइम। तो ये जो वर्ड है इसके लिए जो एक्यूरेट आंसर बन रहा है वो है बीटा ऑप्शन, जो कि है इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स का। नेक्स्ट है 196, एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट सक्सिनेट इनटू। तो एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि सक्सिनिक एसिड को कन्वर्ट करता है इनटू फ्यूमेरिक एसिड। तो ऐसा होता है कि सम टाइम इनहिबिटर्स बाइंड कर जाते हैं और वो इनहिबिटर होता है मेलोनिक एसिड, जो कि होता है कम्पिटिटिव इनहिबिटर। वो बाइंड कर जाता है एंजाइम के साथ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ, और जो प्रोडक्ट फार्मेशन है वो नहीं होती। लेकिन जो नॉर्मल कैटालिटिक एक्टिविटी है उसकी वजह से जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है सक्सिनेट कन्वर्ट इनटू फ्यूमरेट। तो यहाँ पे पूछा गया कि प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है। तो अगर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज नॉर्मली वर्क कर रहा हो तो ये क्या करेगा, सक्सिनिक एसिड को कन्वर्ट करेगा इनटू फ्यूमेरिक एसिड। क्वेश्चन 197, इफ़ द डिटैचेबल कोफैक्टर इज़ एन इनऑर्गेनिक आयन देन इट इज़ डेजिग्नेटेड एज। तो अगर जो कोफैक्टर है वो हो भी डिटैचेबल, मतलब वो थोड़ी देर के लिए एंजाइम के साथ अटैच हो जितनी देर के लिए एंजाइम ने कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी थी, और उसके बाद एंजाइम से डिटैच हो जाए, तो उस टाइम पे या उस जो कोफैक्टर को हम लोग कहेंगे एक्टिवेटर, लेकिन साथ में वो क्या हो, इनऑर्गेनिक भी हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेटर। कि वो एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम कर रहा था जब उसने कैटालाइसिस परफॉर्म करनी थी। लेकिन जैसे ही एंजाइम ने कैटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर ली उसके बाद वो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप में कि अगर कोफैक्टर या नॉन प्रोटीन पार्ट कोवलेंटली बाइंड हो जाए तो हम लोग उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर कोएंजाइम तब उसको बोलेंगे जब उसका नॉन प्रोटीन पार्ट लूजली अटैच हो, मतलब उसकी अटैचमेंट इतनी स्ट्रांग ना हो एंजाइम के साथ, तो उसको बोलेंगे कोएंजाइम। और होलो एंजाइम ऐसे एंजाइम को कहते हैं जिसमें एंजाइम प्लस उसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो या उसका जो नॉन प्रोटीन पार्ट हो उसके साथ अटैच हो। इनडायरेक्टली हम लोग कहते हैं एक एक्टिवेटेड एंजाइम जो है उसको हम लोग नाम देते हैं होलो एंजाइम का। क्वेश्चन 198, HIV वायरसेस रिवर्स इन HIV वायरसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज converts single stranded RNA into double stranded viral DNA. This process is called। तो हम लोग जानते हैं कि जो HIV वायरसेस हैं जो कि एड्स को स्प्रेड करने का काज बनते हैं, उनके अंदर एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो क्या करता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को कन्वर्ट कर रहा होता है इनटू डबल स्ट्रैंडेड DNA। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले सिंपल आप लोग इतना याद रखें कि सेंट्रल डॉग्मा या उसके अलावा भी अगर हम लोग देखना चाहें तो रेप्लिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें DNA टू DNA कापी तैयार हो रही होती है, मतलब DNA से DNA बनाया जा रहा होता है रेप्लिकेशन के दौरान। और ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग कहते हैं कि
डीएनए से आरएनए की कॉपी बन रही है। याद रखना, डीएनए से आरएनए की कॉपी मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कन्वर्ट हो रहा है इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और एक प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का, जिसमें आरएनए से क्या बन रही होती है, प्रोटीन। तो यहाँ पे पूछा गया आरएनए टू डीएनए। अभी हमने देखा डीएनए से अगर आरएनए बन रहा हो उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे उसका उल्ट दिया गया है, आरएनए से डीएनए पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसका क्या होगा, आंसर होगा। और यहाँ पे होना चाहिए था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो मैच कर रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, इसलिए हम क्या करेंगे, इसी को ऑप्ट करेंगे। क्वेश्चन 199, मीजोसोम्स आर इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड आर इन्वॉल्व्ड इन। तो मीजोसोम्स का हम लोग जानते हैं कि ये रेस्पिरेशन में और डीएनए की जो रेप्लिकेशन है उसमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं इनसाइड द बैक्टीरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन है अल्फा ऑप्शन, डीएनए रेप्लिकेशन। तो मीजोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन एज वेल एज सेलुलर रेस्पिरेशन इन द बैक्टीरिया। क्वेश्चन 200, द मोस्ट वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम ऑफ एंटीबायोटिक्स मिस यूज इज। तो एंटीबायोटिक्स के मिस यूज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, तो वो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस आ सकती है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। तो जो भी पैथोजन है उसके लिए अगर आप लोग रिपीटेडली सेम एंटीबायोटिक को यूज़ करेंगे तो उस पैथोजन के अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगी उस ख़ास तरह की एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। तो दोबारा अगर आप लोग सेम एंटीबायोटिक उसके ऊपर यूज़ करेंगे तो उस एंटीबायोटिक का उस ख़ास तरह के पैथोजन के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। ऐसा इसलिए होगा कि ये जो पैथोजन्स होंगे ये विद द टाइम अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे और ऐसे जीन्स अपने अंदर प्रोड्यूस कर लेंगे जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको रेजिस्ट करने की सलाहियत रखते हों। तो इसलिए हमें सेम एंटीबायोटिक्स को रिपीटेडली यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर क्या आ जाती है, रेजिस्टेंस आ जाती है। क्वेश्चन 201, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज़ फाउंड इन सेल वॉल ऑफ फंजाई। तो हम लोग जानते हैं कि सेल वॉल जो फंजाई के केस में बनी होती है वो बनी होती है काइटिन की, जबकि अगर प्लांट्स का पूछ लिया जाए तो बनी होती है उनकी सेल वॉल सेलुलोज की। और अगर सेल वॉल पूछ ली जाए बैक्टीरिया की तो वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरेन की। क्वेश्चन 202, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर। तो हम लोग जानते हैं कि फ्लावर की नॉर्मली 4 वल्स होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं कैलेक्स, करोला और उसके बाद एंड्रोशियम एंड गायनेशियम। तो कैलेक्स और करोला बोथ ऑफ देम आर नॉन रिप्रोडक्टिव वल्स। कैलेक्स और करोला नॉन रिप्रोडक्टिव वल्स हैं, जबकि एंड्रोशियम और गायनेशियम क्या हैं, ये रिप्रोडक्टिव वल्स हैं, जिनमें से एंड्रोशियम होती है मेल रिप्रोडक्टिव वल, जिसको हम लोग 3rd नंबर पे कंसीडर करते हैं। तो पूछा गया है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो हम उसको क्या कहते हैं, एंड्रोशियम, जिसके अंदर हम लोग फर्दर देखते हैं एंथर को और फिलामेंट को, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव जिनके अंदर गमीट्स मौजूद होते हैं। तो एंड्रोशियम के अंदर ये सारे के सारे स्ट्रक्चर मौजूद होंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। उसके बाद है क्वेश्चन 203, फैसियोला इज़ द नेम गिवन टू। फैसियोला हम लोग कहते हैं लिवर फ्लूक को, इसका कंप्लीट नेम होता है फैसियोला हिपैटिका। तो हिपैटिका आप लोग जानते हैं कि लिवर से लिया गया है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फैसियोला हिपैटिका। क्योंकि ये जो एंडोपैरासाइट होती है जब ह्यूमन या शीप के केस में, तो ये सर्वाइव करती है इन द बाइल डक्ट, तो वहीं से हम इसको नाम देते हैं फैसियोला हिपैटिका। अस्कैरस इज़, तो अस्कैरस जो है वो बेसिकली ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर 3 बॉडी लेयर्स मौजूद होती हैं, इसलिए हम इसको कंसीडर कर रहे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 205, ड्यूरिंग डेवलपमेंट इन एनिमल्स इन एन एनिमल मेसोडर्म लेयर गिव राइज टू। तो डेवलपमेंट के दौरान स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट में जो एक्टोडर्म है उससे जो इंटेगुमेंट या स्किन बन रही होगी, उसके बाद नर्वस सिस्टम बन रहा होगा, और उसके बाद जो मेसोडर्म है उससे बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं वो सारे के सारे सिस्टम बन रहे होंगे एक्सेप्ट नर्वस सिस्टम। और उसके बाद जो एंडोडर्म होगी उससे एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग बन रही होगी। तो यहाँ पे पूछा गया है मेसोडर्म का, तो डोंट कंफ्यूज इट विद द नर्वस सिस्टम।
नर्वस सिस्टम के अलावा तमाम के तमाम सिस्टम ओरिजिनेट होंगे फ्राम मीजोडर्म। तो मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम बोथ ऑफ देम अराइव्स फ्राम मीजोडर्म। अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे एक्टोडर्म का तो फिर नर्वस सिस्टम, और अगर पूछ लिया जाता यहाँ पे एंडोडर्म का तो फिर ऑप्शन करेक्ट होता बीटा, जो कि था एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग। क्वेश्चन 206, पॉलीमार्फिज्म इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो हम लोग जानते हैं निडेरियंस के अंदर पॉलीमार्फिज्म जो है वो इनहिबिट करते हैं, शो करती हैं निडेरिया की क्लास। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रा को देखा जाए तो उसके अंदर भी या अगर ओबिलिया को देखा जाए तो उसके अंदर भी पॉलीमार्फिज्म की एक प्रॉपर्टी मौजूद होती है, और इनके अंदर नॉर्मली 2 स्टेजेस होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं पोलेप और मेडूसा स्टेज। और यहाँ पे जो है पोलेप स्टेज जो होती है मोस्टली वो गैस्ट्रोजॉइड होती है, मतलब ये फीडिंग स्टेज होती है, और उसके बाद जो मेडूसा स्टेज होती है ये रिप्रोड्यूसिंग स्टेज होती है। तो इसलिए इनके अंदर पॉलीमार्फिज्म, अगर इसका लफ्ज़ी मतलब देखा जाए तो पोली मतलब बहुत ज़्यादा, मार्फ मतलब शक्ल, तो एक से ज़्यादा इनकी जो अपेयरिंग फॉर्म्स होती हैं वो मौजूद होती हैं। क्वेश्चन 207, द मसल्स ऑफ स्टमक वाल thoroughly मिक्स अप फूड विद गैस्ट्रिक जूसेस एंड द रिजल्टिंग सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड मटेरियल इज़ कॉल्ड। तो स्टमक के मसल्स thoroughly मिक्स करते हैं फूड को गैस्ट्रिक जूस के साथ, तो उसके नतीजे में बनने वाला जो सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड मटेरियल होता है उसको हम लोग नाम देते हैं काइम का। तो याद रखें बोलस, बोलस तब बन रहा होगा जब माउथ के अंदर च्यूविंग के बाद और उसके बाद जो स्लिवरी ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटी के बाद एक ओवल शेप्ड जो मैस ऑफ फूड होगा उसको हम लोग कहेंगे बोलस। और बोलस जब स्टमक के अंदर आएगा और उसको गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्सअप कर दिया जाएगा फिर हम उसको कहेंगे काइम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा, काइम। क्वेश्चन 208, ट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सन बाय द एक्टिविटी ऑफ। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर 2 ऐसे एंजाइम हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ हो रहे हैं, एक है पेप्सिनोजिन और दूसरा है ट्रिप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है जो कि उसकी एक्टिव फॉर्म है, और वो कन्वर्ट कर रहा होगा स्टमक के अंदर जो HCl मौजूद होता है और ऑलरेडी प्रेजेंट पेप्सिन होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम वाले पोर्शन के अंदर ट्रिप्सिनोजन को रिलीज़ किया जाता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होती है, और इसको एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सन में फर्दर कन्वर्ट करना होता है जो कि कन्वर्ट कर रहा होता है इंटीरोकाइनेज एंजाइम जो कि रिलीज़ हो रहा होता है फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ दिस ड्यूडेनम। वो कन्वर्ट कर रहा होता है ट्रिप्सिनोजन को इनटू ट्रिप्सन। उसके बाद क्वेश्चन 209, इन लार्ज इंटेस्टाइन विटामिन के इज़ फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये ऑलरेडी भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पास पेपर 2011 में। गोबलेट सेल सिक्रीट, तो आप लोग जानते हैं कि गोबलेट सेल्स क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ये गोबलेट सेल्स का फंक्शन होता है और ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है क्वेश्चन 211, मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज डू नॉट हैव। तो आप लोग जानते हैं कि आरबीसीज जब बनते हैं तो उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब मैमेलियन, ख़ास तौर पर हम मैमेलियन की बात करें, मैमेलियन आरबीसीज मैच्योर हो जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन में दाखिल हो जाते हैं तो उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। क्वेश्चन 212, इन नॉर्मल पर्सन प्लाज्मा कंस्टिट्यूट अबाउट डैश बाय द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। तो प्लाज्मा एक नॉर्मल पर्सन के अंदर नॉर्मली 55% प्लाज्मा होता है और रिमेनिंग जो होती हैं वो ब्लड सेल्स या सेल लाइक बॉडीज़ मौजूद होती हैं। क्वेश्चन 213, विच वेन हैज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि तमाम तर वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होगा, लेकिन एक ऐसी वेन होगी जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और इसी तरह से तमाम आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा सिवाय एक आर्टरी के जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो हम लोग जब पल्मोनरी का वर्ड ऐड करते हैं वेन या आर्टरी के साथ तो फिर ये वर्ड क्या हो जाएंगे, उल्ट हो जाएंगे। मतलब पल्मोनरी वेन नॉर्मली क्या कर रही हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन क्या कर रही होगी, ये कैरी कर रही होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, क्योंकि ये जो ब्लड को लेके आ रही होती है टुवर्ड द हार्ट, हम उनको क्या कहते हैं वेन्स,
ऐसी वेसल जो ब्लड को लेके आ रही हूँ टुवर्ड द हार्ट, उनको हम लोग क्या कहते हैं, वेन्स, और जो हार्ट से दूर लेके जा रही हैं उनको क्या कहते हैं, आर्टरीज। तो पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड को ले जाती हैं लंग्स के पास और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ले आती हैं हार्ट के पास थ्रू पल्मोनरी वेन्स। क्वेश्चन 214, व्हाट इज़ द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर विच ऑलवेज रिमेन इनसाइड द लंग ऑफ ए ह्यूमन। तो ह्यूमन के केस में लंग्स के अंदर कितना रेजिडुअल वॉल्यूम बच जाता है। तो याद रखें हमारे लंग की जो टोटल कैपेसिटी है वो है 5.0 लीटर्स। इतना जो ब्लड है, सॉरी इतनी जो एयर है वो ऐड हो सकती है हमारे लंग्स के अंदर और इतने ये एक्सपेंड हो सकते हैं। लेकिन इन एक्सट्रीम एक्सरसाइज या एक्सट्रीम जो फिज़िकल एक्टिविटी, तो उसके केस में भी हम लोग कहते हैं कि 3.5 लीटर ही एयर एंटर हो पाती है हमारे लंग्स के अंदर। इससे ज़्यादा एयर हमारे लंग्स में एंटर नहीं होती और ये इन्फ्लेट नहीं होते। और 1.5 लीटर का जो वॉल्यूम है वो रेजिडुअल वॉल्यूम बच जाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि 1.5 लीटर का जो वॉल्यूम है लंग्स का वो कभी यूज़ नहीं होता, चाहे आप लोग जितनी मर्जी हैवी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हों। क्वेश्चन 215, इन नेफ्रॉन द मोस्ट ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन। तो हम लोग जानते हैं कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर जो 90% तक रीअब्जॉर्प्शन होती है वो हो चुकी होती है। तो इसलिए हम लोग ये कह रहे होते हैं जब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से नेक्स्ट फ्लूइड जा रहा होता है तो उसके अंदर मोस्टली साल्ट्स, वाटर और कुछ जो अदर आयंस हैं वो मौजूद होते हैं। तो ज़्यादातर रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है प्रॉक्सिमल वाले पोर्शन में। डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स रिस्पॉन्स टू द कंट्रोल सिस्टम इज़। तो ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी में डिटेक्ट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आने वाली चेंजेस को और मैसेज सेंड करता है हमारे कंट्रोल सिस्टम को, ऐसे सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं या ऐसे मैकेनिज्म को हम लोग नाम देते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। क्वेश्चन 217, व्हाट आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेटिक रेगुलेशन। तो होम्योस्टेटिक रेगुलेशन के अंदर आप लोग देख रहे हैं अल्फा ऑप्शन, रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। तो ये एक तरतीब होती है, रिसेप्टर से मैसेज जाता है कंट्रोल सेंटर के पास और कंट्रोल सेंटर वापस पैगाम भेजता है इफेक्टर्स को, जो कि या मसल्स हो सकते हैं या ग्लैंड्स हो सकते हैं, और उसी हिसाब से उनकी क्या होती है एक्टिविटी परफॉर्म होनी होती है, जो कि बॉडी को नॉर्मल की तरफ लेके आने में हेल्प आउट करती है। क्वेश्चन 218, ब्लड एंटर्स द ग्लोमेरुलस थ्रो। तो एफिरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ब्लड एंटर होता है ग्लोमेरुलस में। ई फॉर इजेक्ट होता है या ई फॉर एग्जिट होता है। तो ईफेरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड निकल रहा होगा वापस और एफिरेंट से क्या हो रहा होगा, एंटर हो रहा होगा इनटू द ग्लोमेरुलस। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है बीटा, एफिरेंट आर्ट्रियोल। उसके बाद है क्वेश्चन 219, विच पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एडीएच। तो इस एमसीक्यूज के अंदर स्टूडेंट्स मोस्टली मिस्टेक कर जाते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि नेफ्रॉन के अंदर 2 जगह पे वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। एक तो हो रही है थ्रू द काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म, जो कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में हो रही है। वो तो नॉर्मली हो ही रही है, काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म को आप लोग नहीं रोक सकते। लेकिन एडीएच की एक्टिविटी जो कि हो रही होती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या उसको आप लोग क्या कर सकते हैं नॉर्मली जो है अगर तो बॉडी के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच रिलीज़ होगा, जो क्या कर देगा, सॉरी एडीएच रिलीज़ नहीं होगा। अगर जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर की क्वांटिटी कम हो तो फिर एडीएच रिलीज़ होगा और ये यूरिन को क्या कर देगा, फर्दर कंसनट्रेट कर देगा। तो डिस्टल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स, यहाँ पे चार्ली ऑप्शन कलेक्ट बन रहा है, डिस्टल और कलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर एक्टिविटी होगी एडीएच एंजाइम की। क्वेश्चन 220, काज ऑफ पार्किंसंस डिजीज इज द डेथ ऑफ ब्रेन ड्यू टू प्रोड्यूस ऑफ। तो हम लोग जानते हैं कि डोपामीन प्रोड्यूस होता है और ये क्या कर देता है, डेथ की तरफ ले जाता है या डिमेंशिया की केस में ये मुब्तला कर देता है। और इसको क्योर करने के लिए मेडिसिन्स भी अवेलेबल हैं एल-डोपा के नाम से, जो कि क्योर करने में हेल्प आउट करती हैं पार्किंसंस डिजीज़ को। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी 2012 के पेपर की डिस्कशन। इस पेपर की पीडीएफ फॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस पेपर को इन द पीडीएफ फॉर्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूएचएस पास पेपर 2013 को।